इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 6 को प्रोसीड करेंगे, जो कि है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे कि ये चैप्टर बेसिकली किस हमें डायरेक्शन में ले जाएगा, हमें क्या पढ़ाएगा। फिर उसके बाद हम पूरे चैप्टर को रीड करेंगे और उसके बाद समरी को रीड करके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जैसे हर वीडियो में करते हैं, ये है समरी, और समरी के बाद एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। और उसके साथ हम क्या करेंगे, जैसे हर वीडियो में करते हैं, हम सेपरेट पूरे चैप्टर के नोट्स बनाएंगे। और सारे चैप्टर के जब नोट्स रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको हमेशा की तरह ये कहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें भी आपको उसके सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम, और चलेंगे सबसे बिगिनिंग में, एकदम बिगिनिंग में चलेंगे। और पहले चैप्टर जो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जिंदा जीव हैं हमारे, जैसे कि चींटी, हाथी और रैबिट और कैट, डॉग, माउस और हमारा डियर, जितने भी जिंदा जीव हैं, इवन हम खुद भी, हम भी जिंदा हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं, वो किस तरह से एक दूसरे से सेम हैं, और उनके हैबिटेट्स क्या हैं। हैबिटेट होता है रहने का ढंग, कि वो किस तरीके से रहते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में ये चैप्टर डील करता है, और हम इसी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूझो, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। पहेली एंड बूझो वेंट ऑन अ वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। कह रहे पहेली और बूझो छुट्टियों पे गए थे बहुत सारी उनके मन पसंदीदा जगहों से। वन सच ट्रिप टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। अच्छा, एक उन्होंने ट्रिप की थी कहाँ पे, रिवर गंगा पे, जो कि कहाँ पे है, ऋषिकेश में है। दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स, यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम। दे क्लाइम्ड द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज, वो जो हिमालय के माउंटेन्स है उस पर वो चढ़े। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पे क्या था, बहुत ठंड थी। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स, उन्होंने इस माउंटेन्स पे क्या देखे, बहुत सारे पेड़ देखे। जैसे कि पेड़ के एग्जाम्पल दे रखे हैं, ओक्स, पाइन्स एंड डियोदार्स, ये सब पेड़ हैं हमारे पास, ठीक है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम वंस नियर देयर होम, और ये जो पेड़ हैं उनके वो घर के पास जो पेड़ हैं, जो कि कहाँ पे हैं, प्लेन्स में है उनके घर, प्लेन्स में ही रहते हैं वो लोग, पहेली एंड बूझो। तो जो प्लेन्स में उनके घर हैं, उनके आसपास के पेड़ जो हैं वो काफ़ी अलग हैं, जो उन्होंने वो पेड़ देखे माउंटेन्स पे। इन येट अनदर ट्रिप, दूसरी ट्रिप में, दे ट्रेवल्ड टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। उन्होंने क्या किया, अगले ट्रिप में वो कहाँ गए, राजस्थान गए। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स, और पहाड़ उन पे कैमल कहते हैं ऊँट को, ऊँट पे बैठ के गए थे। कहाँ पे, हॉट डेजर्ट में। हमारे पास जो होता है राजस्थान, उसमें हॉट डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान गर्म, उसमें वो गए थे। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द ट्रिप। अब क्योंकि वो कहाँ पे गए हैं, अपने वहाँ पे राजस्थान में गए हैं, वहाँ पे डेजर्ट है, तो वहाँ पे उन्हें अलग अलग तरीके के क्या मिले हैं, कैक्टस के प्लांट्स मिले हैं। और फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं। फाइनली दे वेंट ऑन ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड सी बीचेस, और फाइनली वो कहाँ पे गए, सी बीचेस पे गए, जो बीच होते हैं हमारे, उन पे गए। डॉटेड विद, यहाँ देखते हैं ये लिखा है डॉटेड विद कैसोरीना ट्री। अब ये वहाँ पे एक ट्री पाया जाता है, कैसोरीना ट्री, उन्हें ये वहाँ पे मिला। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स। अब इतना सारा इन्हें मज़ा आ रहा था इस ट्रिप पे। अ थॉट स्टक देम, उनके दिमाग में एक ख्याल आया। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये जितने भी सारे प्लेसेस हैं ये एक दूसरे से क्या हैं, काफ़ी अलग हैं। सम वर कोल्ड, कुछ प्लेसेस काफ़ी ठंडे हैं। सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ प्लेसेस जो हैं वो काफ़ी गर्म हैं और काफ़ी ज़्यादा सूखे हैं। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और किसी प्लेसेस पे ह्यूमिडिटी कहते हैं हमारे पास। कभी कभी जो हमारे पास जो वो होती है ना, एयर होती है, उसमें कभी कभी क्या होती है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी नमी होती है, थोड़ा थोड़ा पानी होता है, वेपर्स होते हैं, तो उसको कहते हैं हम ह्यूमिडिटी। और उनको क्या मिला, कुछ प्लेसेस उनको कैसे प्लेसेस मिले, ह्यूमिड मिले, मतलब एयर थोड़ी सी ह्यूमिड थी, ह्यूमिडिटी थी वहाँ पे। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड्स, और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा,
अलग अलग तरह के जिंदा जीव देखे। ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिंदा जीवों को, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रीचर्स। उन्होंने सोचा कि क्या यहाँ पे कोई एक प्लेस होगा इस अर्थ पे जहाँ पे कोई जिंदा जीव ना हो। बूजो थॉट ऑफ अ प्लेस नियर हिज होम। बूजो ने अपने घर के पास एक प्लेस के बारे में सोचा। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड्स। घर के अंदर उसने कपबोर्ड्स के बारे में कहा। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने कहा कि जो मेरे घर के अंदर जो कपबोर्ड है ना, जैसे कि जहाँ कपड़े वपड़े रखता है वो अलमीरा में, उसके अंदर तो कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा ही नहीं, उसके अंदर कोई जिंदा जीव नहीं होगा। ये कौन सोच रहा है? बूझो सोच रहा है, बूझो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कपबोर्ड। लेकिन उसने क्या देखा कि कपबोर्ड में भी एक छोटी सी मकड़ी है, ठीक है। तो आउटसाइड द होम टू, घर से बाहर भी, देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव एनी लिविंग क्रीचर्स। उसने कहा कि घर के बाहर भी वो किसी एक भी ऐसे प्लेस के बारे में नहीं बता सकता कि जहाँ पे कोई भी जिंदा जीव ना हो, कोई भी लिविंग क्रीचर ना हो, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। ऑफ सम काइंड ऑफ द अदर, या तो किसी तरीके का जिंदा जीव होगा या तो किसी तरीके का और जिंदा जीव होगा, मतलब डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, लेकिन ऐसी कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जीव ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। पहेली ने दूर दूर की जगहों के बारे में सोचना और पढ़ना स्टार्ट किया। शी रेड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज। कह रहा है कि अब पहली सोच, उसने ये सब रीड किया कि जो वॉल्केनो होता है ना, ज्वालामुखी, उसकी ओपनिंग में जहाँ से उसका मुंह खुलता है वहाँ पे भी लोगों को क्या मिले हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले हैं, जिंदा जीव मिले हैं। तो इस चैप्टर का जो ये था मेन इंट्रोडक्शन, ये था कि हमारे आसपास हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ठीक है। वो पेड़ भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, और भी उससे थोड़े से, अगर मैक्रो की बात करें, माइक्रो कहते हैं बहुत छोटे को, मैक्रो कहते हैं थोड़े बड़े को। अगर मैक्रो की बात करें तो जैसे बहुत छोटे छोटे जीव जैसे कि स्पाइडर वगैरह भी मिलती हैं, ठीक है। और बड़े लेवल पे हमें तो काऊ, बुफेलो और डियर और बहुत सारी चीज़, खुद ह्यूमन बींग्स भी हमें मिल जाते हैं चारों तरफ। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमें ये पता लग गया है कि ये चैप्टर की डायरेक्शन क्या है। ये हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाएगा और वो कहाँ कैसे रहते हैं उसके बारे में पढ़ाएगा। तो अब 6.1 को रीड करते हैं, जो इसका 6.1 का टॉपिक है, जो कि कह रहा है ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। कि ऑर्गेनिजम्स और उनके जहाँ, उसका जो आसपास का ऑर्गेनिजम्स का माहौल है जहाँ वो रहते हैं, उसके बारे में हम 6.1 में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड बूझो वॉज अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दैट दे हैड विजिटेड। दूसरा थॉट आया पहेली और बूझो के दिमाग में कि हम इतनी सारी जगहों पे घूमे हैं और वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिले हैं अलग अलग जगहों पे, वहाँ उनके अलग अलग टाइप हैं, अलग अलग काइंड है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। द डेजर्ट हैड कैमल्स, जैसे कि जो वो रेगिस्तान में गए थे वहाँ पे क्या मिले थे? उन्हें कैमल्स मिले थे, ऊँट मिले थे। द माउंटेन्स हैड गॉट्स एंड याक, माउंटेन पे क्या थे? गॉट्स थी, बकरियाँ थी और याक थे। पूरी हैड सम अदर क्रीचर्स, और पूरी में कुछ अलग तरीके के जीव थे, जैसे कि क्रैब्स, बीचेस पे क्रैब्स मिलते हैं या फिशेस मिलती हैं, ठीक है। फिश, वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन, और जो मछुआरे होते हैं वो अलग अलग तरीके की मछलियाँ पकड़ रहे थे वहाँ पे। एंड देन, यहाँ पे हम एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर्स लाइक एंड्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज लोकेशंस। अब उन्हें एक चीज़ और देखने को मिली, हम जगह जगह पे गए, रेगिस्तान पे भी गए, बीचेस पे भी गए, माउंटेन्स पे भी गए, लेकिन कुछ क्रीचर्स हर जगह हैं जो कि कॉमन है, जैसे कि एंड्स, जो चींटियाँ होती हैं वो हर जगह हैं, ठीक है। The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions। कह रहा है कि एक जगह के plants जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं दूसरी जगह के plants से, ठीक है। नेक्स्ट हम रीड करते हैं, यहाँ पे थे हम। What about surroundings
इन दीज डिफरेंट रीजन्स वर दे द सेम। अब जो उनके आसपास का माहौल है, सराउंडिंग्स है, जो अलग अलग जगह वो घूमे, क्या वो अलग अलग हैं? ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। एक्टिविटी 1 के बारे में कहते हैं लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। कह रहा है कि एक जंगल से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, सारे प्लांट्स के बारे में सोचो, एनिमल्स के बारे में सोचो, एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर, और जो जितने ऑब्जेक्ट्स वहाँ मिल सकते हैं उनके बारे में सोचो। लिस्ट दैम इन कॉलम 1, उसे कॉलम 1 जो टेबल 6.1 में दे रखा है उसमें नोट करो। Found in the other regions that were also shown in the table, you can collect examples of scattered through this chapters। अब ये कह रहा है कि आप वो एग्जाम्पल भी ले सकते हो जो हमने चैप्टर में अभी तक पढ़ लिया है। डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ डिस्कस करो टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स, और ज़्यादा तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स को फाइंड करने की। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स इन लाइब्रेरीज। अब कह रहा है कि आप अपनी लाइब्रेरीज में बहुत सारी बुक्स को भी देख सकते हो अगर आप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता करना चाह रहे हो, ठीक है, या प्लांट्स के बारे में या मिनरल्स के बारे में, अलग अलग जगहों के बारे में पता करना चाह रहे हो तो आप लाइब्रेरीज की बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, बिग एंड स्मॉल। अब कह रहे हैं कि ये जो एक्टिविटी कर रहे हो ना आप, इसमें हर तरह की चीज़ों को इंक्लूड करो, बड़े प्लांट्स भी, छोटे प्लांट्स भी, बड़े ऑब्जेक्ट भी, छोटे ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स। और बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स हमें मिलेंगे जो कि एनिमल या प्लांट नहीं रहेंगे। परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स और पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स लाइक बोन्स। अब कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको जैसे कि ड्राइड लीव्स जो कि किसका भाग है, प्लांट का, या फिर कोई हड्डी मिल जाएगी आपको जो कि एक एनिमल का भाग है। वी में ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स एंड पेबल्स। हमें अलग अलग तरीके के क्या मिलेंगे एक्टिविटी करते वक्त, हमें अलग अलग तरीके की मिट्टी मिलेगी और कंकड़ मिलेंगे। पेबल्स कहते हैं हम कंकड़ को। वाटर इन द ओशन में नॉट सॉल्ट्स, वाटर इन द ओशन में हैव सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। अब आप एक बात जानते हो कि अगर आप ओशन तक जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, नमक घुली हुई होती है। जो समुद्र होता है उसमें, उसके पानी में नमक घुली हुई होती है। तो ये वही कह रहा है कि आपको ऐसी भी सैंड मिलेगी जो कि बीचेस पे जाओगे तो ऐसी सैंड मिलेगी जो कि पानी में घुली हुई रहेगी, ठीक है। देयर कोड बी मैनी ऑफ मोर ऑब्जेक्ट्स, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट और होंगे। तो ये एक्टिविटी ये बता रही है कि आपको क्या क्या जो चारों तरफ आप देखोगे उस सबको बस नोट करना है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 6.2 कह रहा है हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। देखिए इस हेडिंग को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट क्या होता है, एक एनिमल, ये प्लांट या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एक सराउंडिंग में रहता है, उस सराउंडिंग को कहते हैं हम हैबिटेट। सराउंडिंग होता है आसपास का माहौल। जैसे कि हम एक सराउंडिंग में रहते हैं, सिटी में या विलेज में, या हम किसी भी एक प्लेस पे हम अपने घर में रहते हैं, उसके आसपास हमारे पड़ोसी रहते हैं, तो हमारे आसपास एक सराउंडिंग है, एक हमारे आसपास का माहौल है। वैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक आसपास के माहौल में रहता है, उसको कहते हैं हम हैबिटेट, ठीक है। अब कह रहा है एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडेप्टेशन क्या होता है, मान लेते हैं कि हम एक जगह पर रह रहे हैं और वहाँ पे हर तरीके का सीज़न आता है, जैसे कि ठंडी, गर्मी, बरसात, हर तरीके का सीज़न आता है। तो हम क्या करते हैं, ठंडी में गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं। ये किस लिए पहनते हैं, क्योंकि ठंड के हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर ठंडी है तो अगर हम गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो इसीलिए हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इसी एडजस्टमेंट को हम एडेप्टेशन कहते हैं, कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लो। इसी चीज़ को हम एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1? डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन दैम? लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द column for the desert and column. Did you list very different kind of organisms in the two columns? What are the surroundings like these two regions? In the area plants and animals are surrounded by saline कहते हैं salty को। एक एरिया जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के चारों तरफ क्या रहता है, सॉल्टी वाटर रहता है,
मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या करते हैं वो लोग, जो वाटर के अंदर एयर मिली हुई है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो उसको लेते हैं। जैसे कि फिशेस सॉल्टी वाटर में रहती हैं, तो अब वो सांस कैसे लेंगी? जो ऑक्सीजन होती है, जो एयर होती है, वो वाटर के साथ वो डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब घुल जाती है एकदम। और फिशेस उसी डिज़ोल्व ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, डिज़ोल्व एयर को क्या कहते हैं, यूज़ करती हैं सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में लिखेंगे, ठीक है ना। इसको कॉपी करेंगे और अपने नोट्स पे चलेंगे और नोट्स पे चल के पहला पॉइंटर डालेंगे। ये रहा हमारा पहला पॉइंटर। सेकंड करेंगे, अब आगे आएंगे हम। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम। दिन में बहुत ज़्यादा डेजर्ट गर्म रहता है। एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट। और साथ ही साथ रात के समय पर डेजर्ट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो डेजर्ट की ये प्रॉपर्टी होती है, आप ध्यान रखना। डेजर्ट की सबसे मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि ये दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात के टाइम ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, द एनिमल्स एंड प्लांट्स, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ मैं, द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। कह रहा है कि जो डेजर्ट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, वो कहाँ रहते हैं, डेजर्ट की सॉइल पे रहते हैं, मतलब रेगिस्तान की मिट्टी पे रहते हैं और सराउंडिंग आसपास की जो हवा होती है उसकी सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द टू रीजन्स। कह रहा है कि एक तो सी है, दूसरा डेजर्ट है, ये दोनों जगह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। अब कह रहा है इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea, a camel and fish। कह रहा है कि हम एक डेजर्ट का एनिमल लेंगे, एक फिश का एनिमल लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। डेजर्ट का एनिमल है कैमल, ऊंट, और सी का एनिमल है फिश, और सी का ऑर्गेनिज्म है फिश, ठीक है। जैसे कि मछली, जो कि मछली कहते हैं जिसे। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैमल का, जैसे कि बड़ा सा होता है वो, उसके पीठ पे बम्प निकला होता है, ठीक है। वो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसको डेजर्ट में रहने में मदद करता है, जिंदा रहने में। डेजर्ट में, रेगिस्तान में ऊँट को जिंदा रहने में उसका बॉडी मदद करता है बहुत ज़्यादा। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू, कैमल्स के पास लंबे लंबे क्या होते हैं, पाँव होते हैं, जिसके कारण उसे क्या मदद मिलती है, उसे मदद मिलती है रेगिस्तान में चलने की, ठीक है। विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। वो चलते हैं और उनके पाँव को क्या नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं लग रही होती है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग ऐड करेंगे। चलेंगे यहाँ पे पॉइंटर बनाएंगे, जल्दी से ऐड करेंगे, और जो नीचे वाली लाइन है वो भी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। अब देखो, ये कैमल की प्रॉपर्टी दे रखी है, तो ये मेरे को इम्पॉर्टेंट लगती है, मैं इसे भी लिखूँगा और साथ ही साथ समझा दूँगा कि कैमल की प्रॉपर्टी क्या है। वो जो होता है, जो यूरिन करते हैं, जैसे यूरिन करता है हर एनिमल, तो वो जो यूरिन करते हैं वो बहुत कम अमाउंट में, थोड़ा सा यूरिन करते हैं। उनका जो डंग होता है, डंग कहते हैं गोबर को, जो उनका डंग होता है वो बहुत ज़्यादा सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीना बिल्कुल भी नहीं आता। किसको? कैमल को। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। अब कह रहा है क्योंकि जो कैमल होता है वो बहुत दिनों तक बहुत थोड़े से पानी के साथ रह सकता है रेगिस्तान में, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि सिंस कैमल्स लूज, अब क्योंकि क्या होता है, कैमल को स्वेट कितना आता है, बहुत कम आता है, ठीक है, मतलब उसे पसीना बहुत कम आता है। अब क्योंकि उसकी बॉडी जो है वाटर को बहुत कम अमाउंट में लूज़ करती है, इसलिए वो बहुत दिनों तक क्या कर सकता है, रेगिस्तान में बहुत दिनों तक बहुत कम पानी के साथ रह सकता है। ये केवल कैमल के अंदर क्वालिटी रहती है, ठीक है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। अब अलग अलग तरीके के फिश देखते हैं। सम ऑफ दीज आर सोन इन फिगर 6.3। कुछ फिशेस 6.3 में दे रखे हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ फिश
बट डू यू हैव सी ऑल ऑफ समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। अब कह रहा है कि हमने बहुत तरीके की फिशेस देखी, लेकिन उनका जो वो होता है शेप होता है वो कॉमन रहता है। क्यों? स्ट्रीम लाइन शेप होता है फिश का। आपको ये बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी कि जो फिश का जो शेप होता है वो स्ट्रीम लाइन होता है, जैसे कि नाव की तरह होता है, ठीक है ना, जिसके कारण वो पानी में तैर पाती हैं, ठीक है, अगेंस्ट द फ्लो भी जा पाती हैं, जिसके कारण जैसे पानी एक फ्लो में बह रहा है तो उसके अगेंस्ट जा सकती हैं। दिस शेप हेल्प्स देम टू मूव इनसाइड वाटर। इस शेप की वजह से स्ट्रीमलाइन फ्लो के हिसाब से मदद से वो पानी में तैरती हैं। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़। उनके जो वो होते हैं बॉडी पे फिसलने वाले स्केल्स बने होते हैं, स्लिपरी स्केल्स बने होते हैं। दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर। अब इसी से ये फिश जो होती है वो प्रोटेक्शन कर पाती है अपनी, और इसी के कारण क्या करती है, चल भी पाती है पानी के अंदर, ठीक है ना। तो ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करेंगे, ठीक है। ये फिश के बारे में पॉइंट बता रहा है, इसको भी नोट करेंगे, बाद में इंडेंट कर लेंगे। एक बार चैप्टर को रीड कर लेते हैं, बाद में इसको हम फॉर्मेट सही से कर लेंगे, कौन सी लाइन कहाँ आएगी। वी डिस्कस इन चैप्टर 5, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे। We see that the features of a fish help to live inside water and the features of camel help it to survive in desert। हमने ये देखा जो फीचर्स थे, जो गुण थे, गुण कहते हैं फीचर्स को, कहते हैं गुण। जैसे हमने देखा कि जो फीचर्स थे एक फ़िश के, वो उसको हेल्प करते हैं पानी के अंदर जिंदा रहने के लिए, ठीक है। लेकिन जो फीचर्स थे कैमल के, जो गुण थे ऊँट के, वो उसके हेल्प करते हैं कि वो रेगिस्तान के अंदर कैसे जिंदा रह सकता है, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब ना यहाँ से क्या करेंगे हम, अगले वाले पे आते हैं। वी हैव यहाँ से पढ़ेंगे इसके बाद। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन अर्थ। कह रहे इस अर्थ पे तो बहुत सारे जिंदा जीव है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन हमने किस में कंपैरिजन करी, केवल 2 ऑर्गेनिजम्स में, एक तो ऊंट और एक तो फिश। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यू विल फाइंड दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। कह रहा है, यहाँ तक पढ़ा है हमने, अब कह रहा है कि हमने इन सब में एक चीज़ देखा कि इनके पास कोई ना कोई एक कॉमन फीचर होता है, कोई एक स्पेशल फीचर होता है जिसके कारण ये अपने सराउंडिंग में ज़िंदा रह लेते हैं। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The presence of specific features or certain habitats which enable organisms to live normally in a place is called adaptation। अब adaptation ये है, adaptation क्या है, presence of specific feature या certain habitat। किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक स्पेशल फीचर होता है या एक खास हैबिटेट होता है जो कि मदद करता है ऑर्गेनिजम्स को लिव जिंदा रहने में किसी एक प्लेस पर, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन एक ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण जो अपने सराउंडिंग में एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, बस इतना समझिए आप। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। ड्वेलिंग कहते हैं जहाँ पे वो बड़ा है, पला है, बढ़ा है। तो अडेप्टेशन एक ऑर्गेनिजम्स का कैसे अलग अलग होता है एक दूसरे से, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका एडेप्टेशन कैसे होगा। इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जिस सराउंडिंग में पला है वो सराउंडिंग कैसा है, उसके हिसाब से ही उसका एडेप्टेशन होगा, ठीक है। उस सराउंडिंग के हिसाब से ऑर्गेनिज्म का एडेप्टेशन होगा। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन सी। और यही कारण है जिसके कारण एक जो फिश होती है वो पानी के बाहर नहीं रह सकती, और एक जो कैमल होता है, ऊँट होता है, वो पानी के अंदर नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया, उन्हें हम कहते हैं हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, होम। कहता है कि एक ऐसा प्लेस जिसको उसका घर, उसी को हैबिटेट कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म का जो अपना घर होता है, उसको पलने का जो माहौल होता है, उसी को कहते हैं हम हैबिटेट।
द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स इन ऑर्गेनिजम्स। जो हैबिटेट होता है वो क्या क्या देता है? खाना देता है, पानी देता है, रहने की जगह देता है, वही सब चीज़ें ऑर्गेनिजम्स को देता है। हमारा हैबिटेट हमारे आसपास का, जैसे हमें खाना पानी जो हम आसपास अपने व्यवस्था करते हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी हमारे लिए एक हैबिटेट है। इस सोसाइटी के हेल्प से हमें पानी, खाना सब कुछ मिलता है। हमने एक हार्मनी बना रखी है, इसी के हिसाब से हमें चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। बहुत सारे तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स एक ही हैबिटेट में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, आर लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में कौन रहते हैं? वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर रहते हैं। उनको हम उस तरीके के हैबिटेट को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वो प्लांट्स एनिमल्स जो कि ज़मीन पे रहते हैं उनको कहते हैं, उन प्लांट्स एंड एनिमल्स जिस हैबिटेट में रहते हैं उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन कौन सा है? फॉरेस्ट है, जंगल है, ग्रासलैंड्स हैं जैसे कि प्लेन उत्तर प्रदेश की ज़मीन, डेजर्ट्स हैं, ठीक है, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स हैं, ये सब हैं। कोस्टल रीजन कहते हैं जो हमारे कोस्ट होते हैं, समुद्र के किनारे वाले। On the other hand, the habitats of plants and animals that live in water are called aquatic habitat. अब उन प्लांट्स एंड एनिमल्स का या उन ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट जो कि कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, उस हैबिटेट को हम कहते हैं aquatic habitat। ठीक है। The habitat of plants and organisms that live in water are called aquatic हैबिटेट। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जो है इसका भी नोट बनाएंगे। हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलते जा रही है और हम थॉरली चैप्टर को रीड करते हैं। आई होप आप वीडियो में बने हुए हैं और इस चैप्टर को मेरे साथ ही फिनिश करेंगे और मेरे साथ ही नोट्स बना करके फुल ऑन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी के अभी हम करेंगे, ताकि हमें लास्ट में बस नोट्स को देख के रिवाइज़ करना हो। ठीक है ना। अब कह रहे हैं लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल क्या है? लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। ठीक है। लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस आर द एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। अभी जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है क्योंकि दुनिया ही इतनी बड़ी है। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मैं, द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? प्लांट और एनिमल दोनों मिलकर के एक हैबिटेट में रहते हैं, उसी को कहते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट। याद रखेंगे बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स मिलके एक हैबिटेट में रहते हैं, उस हैबिटेट को हम कहते हैं, सॉरी गलती से खुल गया था ये, कुछ नहीं होता, बस वो खुल गया था, नेविगेशन खुल गया था मेरा। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं मिलके एक हैबिटेट में रहते हैं उसको कहते हैं बायोटिक हैबिटेट। ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि रॉक, सॉइल, एयर, ये सब क्या कहते हैं? एक हैबिटेट में रहते हैं जिसे हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। याद रखेंगे इसे भी, कुछ भी नहीं है। बायोटिक कंपोनेंट मतलब वो हैबिटेट जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल साथ में रहते हैं उसे कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। वो हैबिटेट जहाँ प्लांट्स और एनिमल साथ में नहीं रहते, केवल नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं, उनको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। अब आगे यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, इसे नहीं पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। एक्टिविटी 2 क्या है? Recall activity 7 in chapter 4. We made sprouts of gram and maize when seed is said to have germinated. It is when the seeds turned into a sprout, it's said to be germinated. This is the beginning of a life of a new plant. Collect some dry moong seeds, keep 20 to 30 seeds aside and soak rest in water for a dry. Divide the soaked seeds into 4 parts. Keep one part completely submerged in water for 3 to 4 days. Do not dry seeds and those submerged in water. Keep one part of soaked seed in sunny room and another day and another in a completely dark region like a cupboard.
कीप द लास्ट क्या कीप द लास्ट पार्ट इन very cold surrounding, say in a refrigerator or with around them. Rinse them and replace the water every day. What do you notice? After a few days, do the seeds in all the five conditions germinated uniformly? Do you find slower or no germination in any of these kind? Do you realize that abiotic features like air, water, light are important for the growth of plant? In fact abiotic factors are important for all the living organisms. देखिए क्या है, मैंने पूरी एक्टिविटी पढ़ी है, मैं पूरी एक्टिविटी आपको समझाता हूँ. देखो जर्मिनेशन क्या होता है. जर्मिनेशन होता है बड़ा होना, जर्मिनेट करना, मतलब किसी एक स्टेट से उग के बाहर आना, किसी एक स्टेट से उग के बाहर आना को जर्मिनेशन कहते हैं. अब देखो जैसे कि आपने सीड रखा, उसको थोड़ी देर भिगो के रख दिया, तो आप अगले दिन देखोगे कि उससे थोड़ा सा कुछ बाहर की तरफ निकल रहा है, वो जर्मिनेशन होता है. जैसे कि सीड जो होता है वो स्प्राउट में बदल जाता है, तो यही इसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं. ठीक है. अब कह रहा है कि देखो बायोटिक कंपोनेंट तो इम्पॉर्टेंट है, बायोटिक कंपोनेंट मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, लेकिन क्या एबायोटिक कंपोनेंट जैसे कि सॉइल, सनलाइट, वाटर, ये सभी इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है. अगर एबायोटिक कंपोनेंट नहीं रहेगा तो प्लांट कैसे अपना फूड बनाएगा फोटोसिंथेसिस को यूज़ करके? उसे तो सनलाइट चाहिए ही चाहिए. अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो हम कैसे एनर्जी गेन करेंगे? क्योंकि हमें सन से तो एनर्जी भी मिलती है ना, विटामिन डी मिलता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. अगर सॉइल नहीं रहेगी तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो एबायोटिक कंपोनेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बायोटिक कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं यहाँ से. वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन कोल्ड एज वेल एज इन हॉट क्लाइमेट, isn't it? How do you manage to survive? Adaptation is the method by which organisms get well adjusted to the climate. Adaptation एक ऐसा मेथड है जिससे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग में एडजस्ट हो जाते हैं, अपने क्लाइमेट में एडजस्ट हो जाते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लेंगे. जो भी इम्पॉर्टेंट है हम सारा कुछ कैरी करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और कुछ भी का नहीं मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. ठीक है. अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली. कह रहा है अडेप्टेशन बहुत आसानी से नहीं होता. अडेप्टेशन इतनी आसानी से क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है वो भी बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है. ठीक है. जैसे कि सॉइल बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो इसीलिए एबायोटिक कंपोनेंट एकदम नहीं होता, काफ़ी टाइम के बाद होता है. ठीक है ना. Those organisms which cannot adapt to these changes die. अब वो organisms जो कि changes को नहीं अडेप्ट कर पाते वो obviously मर जाएंगे. मान लेते हैं किसी एक जगह पे बहुत हरियाली थी. ठीक है. वहाँ भरपूर बारिश होती थी. हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं केस कि किसी एक जगह पे बहुत हरियाली है और वहाँ पे अभी बारिश सब प्रॉपर होती है. तो बारिश होती है, बादल आते हैं, तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि वहाँ हरियाली होगी ही. लेकिन किसी कारण से वहाँ पे बारिश होना बंद हो जाती है अब. ठीक है. तो ऑब्वियसली चीज़ रहेगी कि उसकी जो सॉइल है अब उसकी फर्टिलिटी कम होगी. ध्यान रखना, मतलब जितना उपजाती थी उतना नहीं उपजाएगी, पहली चीज़. दूसरी बात, अब पानी नहीं आएगा तो वो जगह ड्राई होने लग जाएगी. अब जो पेड़ जिनको खाली पानी की आदत है भर भर के, वो पेड़ जो होंगे अगर अपने आप को बदल लें, एडजस्ट कर लें, अडेप्ट कर लें इस चीज़ में कि वो कम पानी में भी ज़िंदा रहेंगे, तो वो पेड़ बच जाएंगे. लेकिन जो पेड़ अपनी मनमानी करेगा कि नहीं भैया हम तो इतने ही पानी में रहेंगे और हमें अगर कम मिलेगा तो हम नहीं मानेंगे, तो वो नहीं मानेगा, फिर वो मर जाएगा. इतना आप ध्यान रखना. तो कोई भी क्रीचर, केवल प्लांट की नहीं है, कोई भी क्रीचर जो कि एडेप्टेशन नहीं करता वो क्या होता है, समय के साथ ख़त्म हो जाता है. सो एडेप्टेशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ लाइफ. आप ये ध्यान रखेंगे कि एडेप्टेशन क्या है, एक बहुत ही बुनियादी नियम है हमारी ज़िंदगी का. कभी विपरीत परिस्थिति भी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं उस परिस्थिति में अपने आप को. ठीक है. और इस तरीके से हम लाइफ को कोप अप करते हैं. 6.3 पढ़ेंगे. अ जर्नी थ्रू डिफरेंट
हैबिटेट्स, एक जर्नी अलग अलग हैबिटेट में, ठीक है, एक जर्नी अलग अलग हैबिटेट में। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल का भी मैंने आपको मीनिंग बताया था, वो हैबिटेट जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहता है, उस हैबिटेट को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। जैसे कि ये आप इमेज देख सकते हैं, इसमें कैक्टस और जो भी ट्रीज वीज पौधे जो भी होंगे, या इसमें अगर कोई बिच्छू होगा या फिर स्नेक होगा, वो सब कहाँ पे हैं, लैंड पे हैं। तो इस तरीके के हैबिटेट को हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। डेजर्ट से स्टार्ट करते हैं। डेजर्ट एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, क्योंकि लैंड है तो डेजर्ट है, ये भी लैंड ही होता है, तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। वी डिस्कस्ड, यहाँ से पढ़ेंगे, वी डिस्कस्ड द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स। हमने क्या पढ़ा, एबायोटिक फैक्टर्स एक डेजर्ट के, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, ये सब। और हमने क्या पढ़ा, एडेप्टेशन उनका, किसका, कैमल्स का एडेप्टेशन। कहाँ पे एडेप्टेशन, डेजर्ट में, ठीक है। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट, और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में क्या, डू दे हैव सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन, क्या वो सेम तरह उसी तरीके से एडेप्टेशन करते हैं जिस तरीके से कैमल करता है? ऑफ कोर्स नहीं, कुछ कुछ डिफरेंस होंगे, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। देयर आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स, कुछ डेजर्ट के एनिमल्स हैं जैसे कि सांप और चूहा, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स, जिनके जो लंबे लंबे पाँव नहीं होते हैं जैसे कैमल के होते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बरोज। अब इतने मतलब अब डेजर्ट में ना दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसमें उस गर्मी से कैसे बचेंगे ये, इनके तो लंबे लंबे पाँव भी नहीं है। तो ये जो चूहे और सांप होते हैं ना, ये बरो बना लेते हैं। बरो कहते हैं बिल को। कहाँ बरो बना लेते हैं, डेजर्ट की सैंड के अंदर ही बिल बना लेंगे। अब वो बिल में चले जाएंगे तो अब ऊपर ऊपर कितनी गर्मी पड़ रही है उससे लेना देना नहीं है, जो बिल होगा नीचे की साइड ठंडक रहती है, तो ये बच जाते हैं, ठीक है। तो दिन के टाइम कहाँ रहते हैं ये लोग, अपने बिल में छुपे रहते हैं। स्नेक्स एंड माउस, ठीक है, जो चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं ये। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, ये कब निकलते हैं, रात में निकलते हैं जब ठंड हो जाती है तब, ठीक है। फिर 6.5 शोज सम टिपिकल प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट। अब ये क्या दिखा रहा है, कुछ प्लांट्स दिखा रहा है जैसे कैक्टस वैक्टस जो कि डेजर्ट में उगते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिविटी करने को कह रहा है, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट्स टू द क्लासरूम। अब कह रहा है कि एक इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, एक कैक्टस को ले आओ जो कि किस में उगा हुआ होगा, गमले में उगा होगा, एंड लीफी प्लांट टू द क्लासरूम, और एक हरा भरा पत्ता वाला पौधा, ठीक है, उसको ले आओ। द पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स, टाई पॉलीथीन बैग को भाई बांध दो कुछ कुछ भागों में। एज वी डन इन एक्टिविटी 4 वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। अच्छा, लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू आवर्स। What do you see? Do you notice any difference in the amount of water collected in the two? अच्छा देखो, हमने एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें हमने क्या किया था, एक ना पौधे को लिया था, उस पर पॉलीथीन बैग लगा दिया था उसके एक टहनी पे, और उसको धूप में रख दिया था। थोड़ी देर बाद देखा था पानी आ गया था वहाँ पे। तो ये क्या बता रहा था कि जो ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो वाटर वेपर से रिलीज़ कर रहे हैं, कौन, लीफी प्लांट्स। ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो अब यही कहा इसने, एक कैक्टस को ले आओ और एक हरे भरे पौधे को ले आओ, दोनों पे पन्नी बांधो और भाई कहाँ रख दो, धूप में रख दो। अब आप ये देखोगे ना कि पानी किससे निकल रहा है, पानी किससे निकल रहा है, लीफी प्लांट्स जो है, हरा भरा पौधा, उससे पानी निकल रहा है। इसका मतलब वो वाटर वेपर रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कर रहा है। लेकिन कैक्टस से ना कम पानी निकलता है, क्यों, या नेग्लिजिबल निकलता है, क्यों, क्योंकि कैक्टस के पास इतना पानी नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट के जो प्लांट होते हैं वो ट्रांसपिरेशन में, सांस लेने में बहुत कम पानी लूज करते हैं। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट। जो लीव्स होते हैं डेजर्ट प्लांट है वो या तो बिल्कुल रहते ही नहीं है या बहुत छोटे रहते हैं, और दे आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइंस, और स्पाइंस की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब लीव्स नहीं रहेंगी तो भाई लीफ से ट्रांसपिरेशन होता है,
तो लीव्स नहीं रहेंगी तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं होगा, इसलिए पानी बहुत कम लूज होगा, इसलिए डेजर्ट प्लांट में ज़्यादातर लीव्स नहीं रहती। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कैक्टस में लीफ लाइक कोई स्ट्रक्चर है, लीफ है, कोई पत्ता है, तो लीफ नहीं है, वो क्या है, वो खुद एक स्टेम है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। और इनमें कैक्टस में फोटोसिंथेसिस कौन करता है, लीव नहीं करता है, स्टेम करता है, ठीक है। द स्टेम इज, यहाँ पे द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। जो स्टेम होता है वो एक मोटी सी वैक्स जैसी लेयर से कवर रहता है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज़ ऑफ कैक्टाई। अब जो कि कैक्टस को क्या करता है, मदद करता है कि भाई वाटर को तुम कहाँ कलेक्ट कर सको, टिश्यू में कलेक्ट कर सको। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर अब्जॉर्बिंग वाटर। और ज़्यादातर डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट के रूट्स बहुत गहरे ज़मीन में गए होते हैं ताकि वो पानी को कलेक्ट कर सकें रूट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये तो था सिंपल सा हिसाब किताब हमारा, विच हेल्प्स इन रिटेन वाटर इन द टिश्यू लेयर ऑफ वक्त। माउंटेन रीजन्स के बारे में बात करते हैं कि पहाड़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहाड़ों पे कैसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कैसा होता है, उसके बारे में रीड करेंगे। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइडी। ये जो हैबिटेट होता है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और विंडी रहता है, हवाएं बहुत चल रही होती है माउंटेन में। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। कुछ एरियाज़ में बर्फ़ पड़ने लगती है ठंडियों में। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि माउंटेन रीजन में रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ट्री है माउंटेन रीजन का, ये कैसा है, ऐसा आपको ट्री प्लेन्स में नहीं मिलेगा अपने घर के आसपास, ठीक है। ओक का ट्री होगा ये। इफ़ यू लिव इन द माउंटेन रीजन और विजिटेड द वन यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, ठीक है। अब आपने अगर माउंटेन रीजन पर गए हो तो आपको ऐसे ट्रीज बहुत मिलते हैं। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली गोइंग इन अदर रीजन्स, लेकिन दूसरे जगहों पे मिलते ही नहीं। हाउ आर दीज ट्रीज अडॉप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग टू देयर हैबिटेट। अब इन ट्रीज ने कैसे अडेप्ट किया होगा। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड। ये ट्रीज कैसे होते हैं, कोन के शेप के होते हैं, ठीक है। जैसे ये कोन दिख रहा है, ऊपर से पैना, नीचे फिर वैसे बेसा है, कोन शेप में होते हैं। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनमें ढलान होती है। द लीव्स ऑफ सम, या देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं, द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। अब जो इन ट्रीज में होते हैं जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन हो सकता है कि माउंटेन में हमारे ना किस तरीके का हैबिटेट पाया जाता है, डेजर्ट में किस तरीके का हैबिटेट पाया जाता है, प्लांट्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम ना एक थोड़ा सा ना शॉर्ट नोट हल्का सा रखेंगे, शॉर्ट नोट हम इसके बारे में भी कि डेजर्ट में क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे हमारे उसमें माउंटेन में कैसा होता है, ठीक है। तो इसका ना हल्का सा रखना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से ना बाद में रिकैप कर सकें। टेरेस्ट्रियल सबसे पहले देखेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, TERRESTIA टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। डोंट वरी, जल्दी करेंगे इसे, लेकिन एक छोटा नोट रखना ना बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे पहले हमने क्या देखा कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कौन से एनिमल पाए जाते हैं, द एनिमल्स फाउंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये है इसकी हेडिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कौन से एनिमल पाए जाते हैं in this habitat the animals like camel पाया जाता है सबसे पहले तो, rats, snake भी पा सकता है, snakes, स्कॉर्पियन भी पाया जाता है, तो आप स्कॉर्पियन भी लिख सकते हो, स्कॉर्पियन एटसेट्रा आर फाउंड, ठीक है। ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या देखा था, अब ये हीट से कैसे बचाते हैं, ठीक है। देयर आर डिजर्ट कैट्स एंड रैट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट बाय, एक अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसी के साथ, थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ मैं। कैट्स एंड रैट्स, कैट्स नहीं है ना, एक तो रैट है, दूसरा स्नेक्स एंड रैट्स प्रोटेक्ट
themselves from heat of desert during day। किस तरीके से हीट से बचते हैं? बाय मेकिंग बरोज, बाय स्टेइंग इन बरोज ड्यूरिंग डे। ठीक है, दिन में बरोज में रह के भी अपने आप को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो ये लाइन हो गई। ठीक है, एक चीज़ ना और क्या कर रहा था हमने, लीव एंड द पॉटेड प्लांट्स अनवर्टिव, डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटर। डेजर्ट प्लांट बहुत ज़्यादा कम पानी छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन में, तो ये भी लिखेंगे हम। फिर इसके नीचे आ जाएंगे, द लीव्स आर एब्सेंट वेरी स्मॉल और spines, these help in reducing less water, the leaf-like structure using cactus। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इसे भी लिख लेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद माउंटेन रीजन्स के बारे में जो है हम पढ़ रहे थे। दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली, अब ये जो हैबिटेट होते हैं क्या है माउंटेन रीजन्स में, ये जो हैबिटेट होते हैं ये बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, विंडी होते हैं। ठीक है, माउंटेन रीजन्स का भी लिखेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, विंडी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द रीजन। अच्छा, इफ़ यू लिव इन द माउंटेन, आपने देखा होगा। अच्छा, ये जो इनका जो ट्री का शेप होता है कोन शेप का होता है। ठीक है, दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड, ट्रीज ऑफ माउंटेन्स आर नॉर्मली स्लोपिंग ब्रांचेस, द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। ट्रीज ऑफ माउंटेन्स are cone shaped and have sloping branches or needle like. This helps the rainwater and snow to slide off easily। अब इससे जो बारिश होगी ना माउंटेन पे, अब बारिश ज़्यादा तेज़ होती है। ठीक है, अब ज़्यादा तेज़ होती है तो अब वो डैमेज कर सकती है अगर, तो इसलिए कोन शेप होंगे तो बारिश से और हमारा जो और भी चीज़ें होती हैं बारिश से इन सब बचा जा सकता है, स्नो से इन सब से बचा जा सकता है। कैसे? नीडल लाइक होंगी तो इस पर गिरेंगे तुरंत यहाँ से वाइप ऑफ हो जाएंगे, मतलब फिसल के नीचे गिर जाएंगे। देयर कुड बी ट्रीज़ विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज, कुछ ऐसे ट्रीज हो सकते हैं जिनका शेप इनसे काफ़ी अलग हो। ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स, लेकिन माउंटेन्स पे भी प्रेजेंट है। दे में हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन, उनका जो अडेप्टेशन होगा वो अलग होगा। अभी हमने देखा अलग अलग जीव, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से अडेप्टेशन कर रहा है भाई। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन्स आर आल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। दे हैव थिक स्किन, जो एनिमल माउंटेन के होते हैं एनिमल्स, उनका क्या होता है, स्किन थिक होती है, मोटी होती है, और उन पर फर लगे होते हैं। जैसे कि आप याक पे देख सकते हो फर है, इनकी स्किन ये मोटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, याक के पास लंबे लंबे बाल होते हैं अपने आप को बचा के रखने के लिए ठंड से। ठीक है, स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर, स्नो लेपर्ड जो होता है उसके पास जो फर होता है वो थिक होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एनिमल्स also adapt to the conditions that they have thick skin or fur to protect themselves from cold। ये भी है थोड़ा इम्पोर्टेंट। नीचे आ जाते हैं। दिस प्रोटेक्टेड कहाँ से स्टार्ट है? स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर, स्नो लेपर्ड के पास थिक फर होते हैं जो कि उसे बचाते रहते हैं। ठीक है, चीज़ों से, इंक्लूडिंग फीट्स एंड टोज। दिस प्रोटेक्टेड फीट फ्रॉम द कोल्ड
व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। अब इसे ठंड से बचाता कौन है, इसके पाँवों को, स्नो लेपर्ड के पाँवों को ठंड से कौन बचाता है, इसका जो है फर बचाते हैं, इसके फर होते हैं, इससे इसको ये ठंड से बचाते हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा मेरे ख्याल से। द माउंटेन लिखा है, द माउंटेन गॉट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स। जो माउंटेन गॉट होती है उसके पास स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, जिससे वो रॉकी स्लोप्स, माउंटेन के रॉकी स्लोप्स पे चढ़ सके। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स। इसको भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा नोट्स बनाने में हल्का सा टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़रूरी है ये भी। एज वी गो इन द माउंटेन्स, ये सुनने पड़ेंगे। ग्रासलैंड्स पे सीधा आ जाते हैं। ग्रासलैंड्स कह रहा है, अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज स्ट्रॉन्ग एनिमल। ग्रासलैंड्स भी होते हैं। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो हमने माउंटेन पढ़ा, माउंटेन क्या है, ठीक है। अब माउंटेन्स के अलावा भी क्या कहते हैं, हमने डेजर्ट पढ़ा, ठीक है। डेजर्ट क्या है, अपना टेरेस्ट्रियल, मतलब टेरेस्ट्रियल में एक ग्रासलैंड भी होता है हमारे पास। ग्रासलैंड होता है जहाँ पे लंबी लंबी बड़ी बड़ी घासें होती हैं, है ना, और उस पर क्या होता है, जैसे कि पेड़ पौधे हरियाली भर भर के होती है। जैसे साउथ अफ्रीका के जंगल देखे होंगे अपने, वो ग्रासलैंड्स हैं। जैसे हमारे इंडिया में उत्तर प्रदेश जो है वो ग्रासलैंड है, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब जगहें होती हैं जहाँ पे ना लंबी लंबी घासें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे एरियाज़ को हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। जैसे कि बढ़िया एग्जांपल इसका साउथ अफ्रीका ही है, ठीक है। वहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं। अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को भी ग्रासलैंड कहते हैं, ठीक है। लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड एंड इज स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डेयर। एक लायन जो होता है बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर एनिमल होता है, जो कि छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि डियर इन सबको ख़त्म कर देता है। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, ये लाइट ब्राउन का होता है कलर में। लुक एट द पिक्चर, अब पिक्चर की तरफ देखने को कह रहा है। और यहाँ से पढ़ते हैं, आर दे इन द फ्रंट और ऑन साइड ऑफ द फेस। लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स, लायन के पास लॉन्ग क्लॉज होते हैं उनके फ्रंट लेग में। दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द दैट कैन बी विड्रॉन, ये क्या लिखा है, लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विड्रॉन इनसाइड द टोज। अच्छा, जो कि टोज से बाहर निकाल के मतलब ऐसे यूज़ करता है वो। डू द फीचर्स ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव, क्या जो फीचर्स हैं लायन के वो उसे सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ऑफ कोर्स अगर लायन के पंजे इस तरीके के ना हो चीर फाड़े वाले, उसके जो टीथ्स हैं वो ऐसे ना हो चीरा फाड़ी वाले, ठीक है, तो वो कैसे फिर वो करेगा। अब उसकी बॉडी इतनी बड़ी ना हो, हैं, उसका नेचर ऐसा ना हो मारने वाला, तो कैसे सर्वाइव करेगा बेचारा, तो मांस ही खाता है ना। इसलिए ये कह रहा है इट्स अ लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट टू हाइड फ्रॉम। अब इसका जो लाइट ब्राउन कलर है ये क्या करता है, ये इसकी मदद करता है लाइट ब्राउन कलर, ताकि ये कहाँ छिप सके, ग्रासलैंड्स में छिप सके। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो कलर है लाइट ब्राउन है, और घासों का कलर क्या है, लाइट ब्राउन है। व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, जब ये शिकार करने जाए तो भाई छुप सके और छुप के शिकार कर सके। द आइज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया आउट द लोकेशन ऑफ द प्रे। जो द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस, इसकी जो आइज़ हैं वो अलाउ करती हैं, अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया। जो इसकी आइज़ होती हैं ना वो हेल्प करती हैं इसे करेक्ट आइडिया देने में, इसकी लोकेशन, जो इसका प्रे है, जो इसका शिकार है, उसके लोकेशन के बारे में, ठीक है। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट, डियर की बात कर रहा है। डियर भी एक एनिमल होता है जो कि रहता है ग्रासलैंड्स में। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स एनिमल्स लाइक लायन। अब जो डियर होता है अगर उसे पता होना चाहिए भाई किसके बारे में, प्रीडेटर्स के बारे में। प्रीडेटर क्या होते हैं, एनिमल्स हु हंट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे कि व्हाट आर प्रीडेटर्स। व्हाट आर प्रीडेटर्स में लिखेंगे हम प्रीडेटर्स, द एनिमल्स हु, वो एनिमल्स जो कि हंट करते हैं दूसरे एनिमल्स को। जैसे कि एक लायन है वो हंट करता है किसे, डियर को। द एनिमल्स हु
hunt other animals are called predators। ठीक है, सम एक्वेटिक हैबिटेट में पढ़ेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट अभी तक हमने वो पढ़ा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है ना, एक्वेटिक हैबिटेट वो होता है जो हैबिटेट हमें पानी के अंदर मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। पहले हम रीड करेंगे ओशंस के बारे में। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ फिश अडॉप्टेड टू लिव इन द सी। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि फ़िश जो है वो सीज में कैसे रहती है। ठीक है, मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज़। फिश के अलावा और भी एनिमल्स हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती है टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर, जिससे वाटर में ईजिली मूव कर सकते हैं। देयर आर सम एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दिस स्ट्रीमलाइन शेप। और भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके स्क्विड्स हो गया या ऑक्टोपस हो गया, उसके पास जो स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती, लेकिन क्या कहते हैं, क्या फिर भी वो तेज़ी से चलते हैं। दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सीब्ड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड देम। वो बहुत ज़्यादा गहरे रहते हैं पानी के अंदर, और जैसे ही उनके पास कोई ऑर्गेनिज्म जा रहा होता है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और उसको अपना शिकार बना देते हैं। ठीक है, हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइन। लेकिन जब वो वाटर में मूव कर रहे होते हैं तो अपनी बॉडी को कैसा शेप रख लेते हैं, स्ट्रीमलाइन रख लेते हैं। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water। इन एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं जिससे सांस लेते हैं, किसमें, वाटर में। ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं वाटर में जो डिजॉल्व होती है, किसकी हेल्प से, गिल्स की हेल्प से। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल्स ओशंस में क्या लिखेंगे हम, पहले क्या लिखेंगे, किसके बारे में है ये, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में है। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में सबसे पहले क्या है, ओशन। ओशन के बारे में क्या बोलता है, ओशन के बारे में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, स्क्विड्स होता है या ऑक्टोपस होता है या फिश होती है। ठीक है, और ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ओशन में डीप रहते हैं। जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस के बारे में बता रहा है। ऑक्टोपस रहता है कहाँ पे, डीप रहता है वाटर में, और इसके पास जैसे ही कोई शिकार आता है तो ये इसको पकड़ लेता है। ठीक है, लेकिन जब ये मूव कर रहे थे तो इनकी बॉडी का शेप क्या होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है। इनके पास गिल्स होते हैं जिससे ये क्या लेते हैं, सांस लेते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स। कुछ सी एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉल्फिन्स हो गए, वेल्स होती हैं जिसके पास गिल्स नहीं होते। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रल्स और ब्लो होल्स। इनके पास नोस्ट्रल्स होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं जो कि इनके हेड के ऊपर लगे होते हैं, डॉल्फिन्स के और वेल के, जिससे ये क्या कहते हैं, सांस लेते हैं उसमें, वाटर में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम वेल्स होता है, एंड वेल्स एंड डॉल्फिन्स हैव nostrils above their on their head, जो हेड पे की nostrils होती हैं, यूजिंग विच, इसको यूज़ करके क्या कहते हैं, यूज़ करके ये सांस लेते हैं, दे ब्रेथ। ठीक है, तो यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। आगे स्टडी करते हैं, इन्हें ब्लो होल्स भी कहते हैं, नोस्ट्रल्स या फिर ब्लो होल्स। ठीक है, आगे स्टडी करते हैं। This allows them to breathe in air when they swim near the surface of water। अब इसके कारण क्या करते हैं, ये ब्रीथ कर पाते हैं
दे कैन स्टे इन साइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, ये वाटर में बहुत टाइम तक रह सकते हैं बिना सांस लिए। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और टाइम से टाइम क्या करते हैं, सरफेस से बाहर आते हैं टू ब्रीथ इन एयर। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन्स इन टेलीविजन, क्या आपने टेलीविज़न पर डॉल्फिन्स को देखा है? हाँ ऑब्वियसली देखा है। पॉन्ड्स एंड लेक्स के बारे में बता रहा है, पॉन्ड्स एंड लेक्स तालाब वालाब के बारे में बता रहा है। हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन द पॉन्ड्स, क्या आपने पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में इन सब प्लांट्स को उगते हुए देखा है? गो ऑन अ फील्ड ट्रिप टू नियर बाई पॉइंट इफ पॉसिबल एंड ट्राई टू ऑब्जर्व, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। अब क्या कर रहे हैं, जो पॉन्ड्स में प्लांट्स होते हैं जैसे कि ये प्लांट, इसके जो रूट्स होते हैं, ये पानी है, पानी के नीचे सॉइल है, इस सॉइल में डीप डाउन जा रखे हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिसके अंदर पानी के अंदर जो सॉइल होती है उसके अंदर जो वो होते हैं रूट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर, पानी के अंदर जो सॉइल होता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो ज़मीन पर उगते हैं पौधे, वो क्या करते हैं, रूट्स हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने पे, वाटर लेने पे, किससे, ज़मीन पे से। जो रूट्स होते हैं वो जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के अंदर गई होती हैं, जिसकी हेल्प से जो प्लांट होता है वो पानी लेता है। हाउएवर एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, चारों तरफ ये तो उससे ही होते हैं, पानी से घिरे ही होते हैं। रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज़, जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेसेस, और रूट का मेन फंक्शन क्या होता है, प्लांट को एक जगह पे बनाए रखना, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग, जो स्टेम्स होते हैं इन प्लांट्स के वो लॉन्ग होते हैं, हॉलो और लाइट होते हैं। जो स्टेम्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के, यहाँ पे लिखेंगे स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके जो स्टेम कैसे होते हैं, एक्वेटिक प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, हॉलो होते हैं और लाइट होते हैं, और लंबे होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, और हल्के हल्के होते हैं, ठीक है, एंड लाइट, ठीक है। These stems grow up in the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of air। अब इन प्लांट्स में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो क्या कर रहे हैं, लीव्स जो होती हैं, जो स्टेम होते हैं पानी के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, और जो फ्लावर्स वगैरह ये सब जो होते हैं ये कहाँ होती है, सरफेस पे होते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इस पौधे, इसमें क्या हो रखा है, जो लीव्स स्टेम है पानी के अंदर है, और जो फ्लावर्स हो रखे हैं पानी के बाहर हैं। Some aquatic plants are submerged in water। कुछ जो aquatic plants होते हैं वो वाटर के अंदर जो होते हैं आधे मर्ज हो रखे होते हैं, आधे मर्ज नहीं हो रखे होते हैं। All parts of such plants are under water। Some aquatic plants are submerged in water। All parts of such plants are under water। अब जो कुछ aquatic plants होते हैं वो पानी के अंदर क्या हो रखे हैं, मर्ज हो रखे होते हैं, इनके सारे शरीर का पार्ट हो जाए तो पानी के अंदर होता है। Some of these plants have narrow and thin ribbon like leaves। इनकी जो होती है नैरो और थिन रिबन लाइक, इनकी जो पत्तियाँ कैसे होती हैं, नैरो होती हैं, पतली पतली होती हैं, और रिबन लाइक होती हैं, ठीक है, जो पॉन्ड्स एंड लेक्स में पाए जाते हैं। दीज कैन बी बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। ये क्या कहते हैं, ये फ्लोइंग वाटर में बेंड हो सकते हैं ये पौधे, जब पानी बहाव तेज होगा तो ये बेंड हो सकते हैं, तो जिसे वो खड़ने से बच जाते हैं, ठीक है। इन सेम सबमर्ज प्लांट्स लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड। जो लीव्स होती हैं सबमर्ज प्लांट में हाईली डिवाइडेड होती हैं, थ्रू विच द वाटर कैन ईजिली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम, ठीक है। हाईली, अब इनकी जो वो होंगी ना, लीव्स होंगी ना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होंगी, जिससे ना क्या होगा, बहुत तेज बहाव में ये सब ना टूटेंगे नहीं, ठीक है, पानी इनसे आसानी से निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है, कह सकता है कि आप मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज़ बताओ, कुछ हैबिटेट बताओ जो सबमर्ज प्लांट होते हैं वाटर में।
ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लिख के रखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है हमें सब कुछ लिखना ही होता है, ताकि हमें ना ये काफ़ी हेल्प कर सके एक टाइम पे। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ना वो कर लेते हैं, इंडेंट कर लेते हैं। बहुत टाइम हो गया हमने ना इंडेंटेशन इसकी करी नहीं है, तो ये सब कुछ ना शुरुआत से ही ना बेकार लग रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको इंडेंट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ये भी है यहाँ से भी, और ये भी है यहाँ से भी, और ये भी है यहाँ से भी। ठीक है, ये वाला भी कर लेते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं, और ये भी। ठीक है, इसे भी, और इसे भी। एक वर्ड है यहाँ पे भी रह गया है, इसे भी, ये वाला भी। ओशंस यहाँ से, हैबिटेट्स यहाँ पे आएंगे, एनिमल्स वाला, कंपोनेंट्स वाला, ये भी, इसे भी, और इसे भी। यहाँ पे आएंगे, इसे कर देंगे, और इसे भी। टेरेस्ट्रियल वाले में हमने सबको सही कर रखा है गैस। नीचे थोड़ा सा है, इसको सही कर लेंगे यहाँ पे। माउंटेन रीजन्स, ये वाला भी, ये वाला भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। ये बचा हुआ है यहाँ पे, इसको कर लेते हैं। प्रोटेक्ट हूव्स, हूव्स होते हैं माउंटेन गॉड्स के पास, ये ध्यान रखेंगे, जिससे रन करती है रॉकी स्लोप्स पे। प्रेडेटर्स क्या होते हैं ये पढ़ा हमने, ओशन के बारे में लिखा हुआ है। इसे भी हमने फिक्स कर लिया है, इंडेंट कर लिया है इसे भी। ठीक है, हम बहुत देर बाद इंडेंट करें, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि हमने पूरे नोट्स को अभी ही, पूरे सारी स्टडी के बाद अभी ही इंडेंट करना स्टार्ट किया है, और हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया, हमने जल्दी जल्दी ये काम किया है। आई होप जितना मैंने भी ये तक आपको पढ़ाया वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर बहुत बढ़िया, मेहनत सफल हो गई। नहीं समझ में आया होगा तो आप अपना जो क्वेश्चन है ना वो रेज़ कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसको मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। इस पूरे नोट्स को मैंने इंडेंट कर लिया है, और अभी अच्छा दिख रहा है, मतलब बिल्कुल फॉर्मेटेड है। अब हम क्या करेंगे ना, आगे की तरफ रीड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉग्स यूजली लिव इन पॉन्ड्स, फ्रॉग्स कहाँ रहते हैं, पॉन्ड्स में रहते हैं। फ्रॉग मेंढक होता है, पॉन्ड्स में रहता है ज़्यादातर, है ना। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ वाटर, अब पानी के अंदर भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है फ्रॉग। ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, इनके जो पिछले पाँव होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। दैट हेल्प इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, और जिसके कारण ये अपने ना प्रे को आसानी से पकड़ सकते हैं। दे हैव वेब्ड फीट, इनके जो फीट होते हैं वो जालीदार होते हैं, जिसके कारण ये स्विम कर सकते हैं वाटर में। ठीक है, अब ना क्या है ना कि ये भी लिख लेते हैं, फ्रॉग्स के बारे में दे रखा है, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम सब कुछ लिख के रखेंगे, जो भी हमने फ्रॉग्स के बारे में दे रखा था कि इसके फीट्स कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, जिसके कारण ये पानी में तैर सकता है। ठीक है, जंप कर सकता है, इसके बैक लेग्स जो होते हैं, पिछले पाँव बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे क्या कर सकता है ये मूव कर सकता है बहुत तेज़ी से, जंप कर सकता है, जिसके कारण क्या करता है अपने प्रे को बड़ी आसानी से ना पकड़ लेता है। तो ये भी इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, फ्रॉग की, जो कि हमें पता होना चाहिए।
अब हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में अगला टॉपिक है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने अभी तक बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स पढ़े। एक्टिविटी 1 में क्या पढ़ा है वो सब बता रहा है। सपोज वी स्टॉप अ वाइल्ड एंड थिंक, लेट अस थिंक एग्जांपल्स फ्रॉम अ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के बारे में एग्जांपल पढ़ने को है। ट्रीज़ मिलते हैं, की क्रीपर्स मिलते हैं, स्मॉल बिग एनिमल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, स्नैक्स मिलते हैं, इंसेक्ट्स मिलते हैं, सॉइल वॉइल होती है, ये सब होता है फॉरेस्ट के अंदर। वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, रेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन फॉरेस्ट। बहुत सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं फॉरेस्ट में। विच ऑफ दीज आर द लिविंग, क्या इनमें से जिंदा कौन कौन सी हैं। ये सब चीज़ें बेकार चीज़ें हैं, ये पहेली क्या बुझाना चाह रही है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हाउ डू वी नो, यहाँ से पढ़ते हैं। चेयर, टेबल, स्टोन और कॉइन आर नॉट अलाइव। अब इसमें से बता रहा है कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, उनसे सब के बारे में बता रहा है। हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज़ लिविंग, ऑफन इट इज़ नॉट ईजी टू डिसाइड। कह रहा है हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ जिंदा है। कह रहा है कि ये ईजी नहीं है डिसाइड करना, ठीक है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग, हमें ये बताया गया कि प्लांट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। बट दे डू नॉट मूव लाइक अ डॉग और पिजन, लेकिन वो मूव तो करते ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो कि वो लिविंग है। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, लेकिन जो कार होती है, बस हो सकती है, मूव करती है, ठीक है। स्टिल वी कंसिडर दैम एज नॉन लिविंग, फिर भी हम इससे क्या मानते हैं कि नॉन लिविंग है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, बट देन एट द टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो। अब अगर आप ये कहो कि क्योंकि ऐसे जो चीज़ें जो होती हैं टाइम के साथ बड़ी होंगी या बढ़ेंगी, जो चीज़ें टाइम के साथ बड़ी होंगी या बढ़ेंगी वो चीज़ें हैं लिविंग। तो ऐसे तो क्लाउड होता है, जो क्लाउड भी टाइम के साथ क्या होता है, उसका साइज़ बढ़ता है, तो वो भी लिविंग है। नो, नहीं, वो लिविंग नहीं है। सो हाउ डज़ वन डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो हम कैसे डिफरेंस पता करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, ठीक है। अब ये हम ना पढ़ते हैं आगे। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। आप जो हो वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो लिविंग बीइंग के बारे में। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग। आपके पास ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जो कि एक आपको डिफरेंट करते हैं, अलग अलग करते हैं किससे, नॉन लिविंग थिंग से। कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर, अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो आप, ये भी एक एक्टिविटी है। सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स परहैप्स कॉमन इन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। अपने आप को देखो, एनालाइज करो और नॉन लिविंग थिंग को एनालाइज करो, उसके बाद एक एक्टिविटी में आप कर सकते हो। एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, क्या हर ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है, ठीक है, क्या हर ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है। अर्लियर वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज़ टू एनिमल्स एंड टू अस। कह रहे कि हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो फूड है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, सब हमने पढ़ा था। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा था कि जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज़ करके अपना क्या करता है, फूड बनाता है। एनिमल्स डिपेंड, और हमने ये पढ़ा था कि जो एनिमल होता है वो डिपेंड करता है दूसरे एनिमल्स पे या फिर प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी, हमने ये पढ़ा था कि फूड जो होता है वो एनर्जी देता है ऑर्गेनिजम्स को, जिससे क्या कर सकें, वो बड़े हो सकें, ग्रो कर सकें। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेसेस, उन ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ के प्रोसेसेस को कैरी करना, मूव करने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, इन सब के लिए क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसी आंसर क्या निकल के आया, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, ऑफ कोर्स ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। बिना फूड के एनर्जी कहाँ से आएगी, क्या करेंगे बेचारे बिना फूड के। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो, फूड की ज़रूरत है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ, क्या जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ को शो करते हैं, सब टाइम के साथ बड़े होते हैं। डज द कुर्ता यू हैड, जो आपने कुर्ता पहना था कुछ साल पहले, क्या वो आपको फिट आता है अभी भी। यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, अब आप उसको दोबारा नहीं पहन सकते। देखो, अनटिल एंड अनलेस अगर आप बच्चे हो फिर बड़े होते हो, फिर आपको बच्चे के कपड़े जब आप बड़े हो जाते तो आपके बचपन के कपड़े नहीं फिट होते क्योंकि आप ग्रो कर गए, ठीक है। यू मस्ट हैव ग्रोन taller during these years, you may not realize it, but you are growing all the time and in a few more years you will become an adult। अब आप कह रहे हो कि आपको लगता नहीं है कि आप बड़े हो रहे हो, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, थोड़े टाइम बाद आप अडल्ट हो जाओगे। यंग वंस एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं किसके, एनिमल्स के, जैसे कि काऊ, बुफेलो, डॉग,
इन सब के छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं अडल्ट में। यू वुड श्योरली हैव you notice pups grow into adults। आपने ध्यान से देखा ही होगा कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, पिल्ले पप्स होते हैं, वो धीरे धीरे अडल्ट में बदल जाते हैं। अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग, और जो ये जैसे चूजा निकलता है, ये किससे निकलता है? अंडे से निकलता है। फिर एक धीरे धीरे क्या बनता है? हैन बन जाता है या कॉक बन जाता है। ठीक है। प्लांट्स हैव ऑल्सो ग्रो, प्लांट्स भी बड़े होते हैं। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। एंड सी अ फ्यू प्लांट्स और पर्टिकुलर ट्रैप, और फिर पौधों को देखो। ठीक है। सम आर वेरी स्मॉल यंग, कुछ पौधे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और यंग होते हैं। सम, और कुछ पौधे बड़े बड़े होते हैं जैसे कि पेड़। ठीक है। दे मे ऑल बी डिफरेंट इन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, अब वो अलग अपनी ग्रोथ की स्टेज में अलग अलग होंगे। लुक एट द प्लांट्स ऑफ, अच्छा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? ब्रीथ करता है, सांस लेता है। तो ब्रीथिंग का एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था। अब देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम बिना सांस ले जी सकते हैं? नहीं जी सकते। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की एयर क्या आती है? अंदर आती है हमारी बॉडी के। व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस छोड़ते हैं तो अंदर की हवा कहाँ जाती है? बाहर जाती है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय बॉडी, वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स, कैट इज सिमिलर टू ह्यूमंस। जैसा ह्यूमंस में होता है वैसे ही जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे काउ, बफेलो, डॉग्स, कैट्स, इन सब में रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेम रहता है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट, जब ये आराम कर रहे हो ना तब आप देख सकते हो इनको कि इनका एब्डोमेन जो होता है ना, पेट होता है ना, सांस लेते वक्त वैसे ही मूव कर रहा होता है जैसे किसी हमारे ह्यूमन का एब्डोमेन सांस लेते वक्त मूव कर रहा होता है। ठीक है। तो सिंपल सी बात यही है। रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन जो है वो नेसेसरी है किसके लिए? हर तरह के ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। रेस्पिरेशन होगा तभी बॉडी जो होगी फाइनली एनर्जी ले सकती है जो कि उसने फूड खाया उससे। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब रेस्पिरेशन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वे में हो सकता है। जैसे कि अर्थवर्म को बता रखा है, अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म क्या करता है? कैसे सांस लेता है? अपनी स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट करेंगे कि अर्थवर्म कैसे सांस लेता है? अपनी स्किन से सांस लेता है। ठीक है। इस बात को भी हम नोट करेंगे। नेक्स्ट आएंगे फिश। वी हैव लर्नड, फिश किससे सांस लेती है? गिल्स से सांस लेती है। ठीक है। फिश हैव गिल्स फॉर ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द एयर, द गिल्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द, फिश के पास क्या होता है? ऑक्सीजन होता है जिससे मतलब गिल्स होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन ले लेती है जो कि वाटर में डिजॉल्व है। ठीक है। इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। फिश हैव गिल्स जिससे वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो लीव्स के थ्रू होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं अब। ठीक है। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट इज मच मोर देन द ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टेक प्लेस डे एंड नाइट, दिन रात कर रहे होते हैं। जो रेस्पिरेशन जो प्लांट होते हैं वो दिन रात कर रहे होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स दिन रात क्या कर रहे होते हैं? सांस ले रहे होते हैं। तो सेम है सबका भी सांस लेने का सिस्टम। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? स्टिमुली क्या होता है? अब देखो ये ना एक ना इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि स्टिमुली क्या होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये होता है आपको कोई चेंज फील हुआ और आपने उसके लिए क्या रिएक्ट किया, इसको स्टिमुली कहते हैं। ठीक है। स्टिमुलस सिंगुलर है, स्टिमुली प्लूरल है। जैसे कि मैं बताता हूँ स्टिमुली क्या हुआ। जैसे कि
अगर आपके हाथ पे कोई मैं गर्म चीज़ रख दूँ तो आपकी स्किन तुरंत बर्न हो जाएगी, आप तुरंत हाथ हटा लोगे। इसको कहते हैं स्टिमुली। ठीक है, अब देखो नीचे पढ़ते हैं। स्टिमुली क्या होता है? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप आउट ऑफ अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रोन। अब यही बात बता रहा है कि आप अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, उसी को स्टिमुली कह रहा है। तो कह रहा है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे अगर एक शार्प ऑब्जेक्ट पे आप पाँव रख दो, तुरंत ही चल जाओ पैने ऑब्जेक्ट पे, है ना, नंगे पाँव चल रहे हो और आपके पाँव पे कील चुभ गई, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। जब आप अपने फेवरेट फूड को देखते हो तो आप कैसा फील करते हो, ये भी स्टिमुलस है। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। जब आप डार्क प्लेस से सीधा ही चमकीली सी सनलाइट में चले जाते हो तब व्हाट हैपन्स, क्या होता है? आपकी आइज़ बंद हो जाती हैं और अपने आप ही थोड़ी देर के लिए दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट सराउंडिंग्स। जो ब्राइट सराउंडिंग्स है उसमें धीरे धीरे एडजस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है चेंजेस टू आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस टू रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। हमारे जो सराउंडिंग में कुछ चेंजेस होता है जिसके कारण हम कुछ रिएक्ट करते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टिमुली कहते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी लिख लेंगे इसे भी। स्टिमुली क्या होता है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। के सारे एनिमल्स भी स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। डू यू फाइंड दैट सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड व्हाट डज इट डू। Wild animals run away when bright light is flashed towards them. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. अच्छा देखो ये क्या है, ये स्टिमुली के एग्जांपल बता रहा है कि एनिमल्स भी जो होते हैं ना वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आप जैसे कोई बर्ड खाना खा रही हो तो जैसे आप उसके पास जाओगे तो वो उड़ जाती है। ठीक है, आपको देख करके उड़ जा रही है, ये भी एक स्टिमुलस है। आप किसी एनिमल को फूड देते हो, जिसके आप पपी को फूड देते हो तो अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है, एक्टिव हो जाता है तुरंत ही, वो भी एक स्टिमुलस है। आप किसी जैसे रात में आप कहीं किचन विचन में मूव करते हो तो जो कॉकरोच होता है या फिर वो होते हैं क्रिकेट्स होते हैं, झिंगुर होते हैं, वो अपनी अपने ना डार्क प्लेसेस पे तुरंत मूव करने लग जाते हैं जैसे लाइट ऑन करते हो, तो ये भी सब उनका स्टिमुलस है। ठीक है, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली। अच्छा, ये भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि कुछ पौधे जो होते हैं ना, जैसे कि कमल हो गया, है ना, कमल हो गया, कमल का फूल हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सब जब तक सनलाइट नहीं आएगी तब तक ये खिलेंगे नहीं। तो ये क्या है? सनलाइट पड़ी तभी खिले, तो ये भी क्या है? स्टिमुलस है। ठीक है, एक्टिविटी 4 इसे नहीं करेंगे हम रीड, नेक्स्ट पे आते हैं। डू ऑल यहाँ पे ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो वो होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, वो वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर से निकाल देता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अंदर से वेस्ट मटेरियल्स को निकालता है, इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड्स ऑफ वेस्टेज बाय ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। इसको यहाँ से लेंगे और अपने नोट्स में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट। हर कोई एक्सक्रीट करता है, केवल प्लांट्स ही नहीं। they do but not as seen in animals. The mechanism of plants are a little different. Some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. Some plants remove waste products as secretion. Excretion is another characteristic common to all organisms. Excretion जो होता है वेस्ट मटेरियल को निकालना भी एक ऐसा करेक्टरिस्टिक होता है जो कि सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक जैसा होता है। हर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करता है, वेस्ट मटेरियल निकालता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। क्या जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसा खुद का ही एक जनन करते हैं, मतलब बच्चों को पैदा करते हैं? ऑफकोर्स हर कोई करता है। ठीक है,
चाहे एनिमल हो, प्लांट हो या कोई भी हो, रिप्रोड्यूस ज़रूर करेगा। रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा उसका, तो इसलिए रिप्रोड्यूस ज़रूर करता है। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और बच्चों को जन्म देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लिख लेंगे। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अपने जैसे आइडेंटिकल बच्चों को जन्म देते हैं। कौन? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एक्टिविटी दे रखी है, इसको भी रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर हमने लिख लिया है। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं? नहीं, सारे ऑर्गेनिजम्स मूव नहीं करते। जैसे कि हमने देखा कि प्लांट भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी तो लिविंग है, वो मूव करता है? नहीं मूव करता। ठीक है, जैसे कि ट्री है, वो भी मूव नहीं करता। ग्रोथ होती है लेकिन एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन मूव नहीं करते। व्हाट देन इज़ लाइफ? तो लाइफ क्या है? लास्ट का ये टॉपिक आता है कि लाइफ क्या है। पुश योर हैंड डीप इनसाइड अ सैक ऑफ वीट। कह रहा है कि अपने हाथ को ना कहाँ रखना है? गेहूं के एक सैक में, गेहूं के एक उसमें जहाँ पे बहुत सारा गेहूँ इकट्ठा हो, उसमें डालो। डू यू फाइंड इट वार्म इनसाइड? क्या आपको लगता है कि वहाँ गर्मी है थोड़ी बहुत? देयर इज़ सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ वीट। तो वहाँ पे क्या होता है? थोड़ी सी ना हीट प्रोड्यूस होती है उसमें। द सीड्स रेस्पायर एंड इज इन दैट प्रोसेस गिव आउट सम हीट। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? जो वो होता है ना, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। कौन? सीड्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं और थोड़ी थोड़ी हीट निकाल रहे होते हैं। वी सेड दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेसेस में नॉट वेरी एक्टिव। हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन फिर भी हो रहा है किसमें? सीड्स में, हालांकि दूसरे प्रोसेस से एक्सपिरेशन इसमें नहीं हो रहा है। इट मे नॉट बी वेरी ईजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज़ लाइफ। क्या है कि ये बहुत आसान नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर करना कि ज़िंदगी क्या है। हाउएवर लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग अराउंड अस, फिर भी अपने चारों तरफ की डाइवर्सिटी को देख के, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत तरीके से ज़िंदा हैं, उससे देख के वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये देख सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कि ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके साथ हमने क्या किया? पूरे चैप्टर को रीड कर लिया, पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लिया, और जो जो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट था वहाँ वो चीज़ हमने क्या कर ली? नोट्स में यहाँ पे लिख के रख ली है। ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसकी हेल्प से हमें दूसरा चैप्टर, इस चैप्टर को दोबारा रीड नहीं करना पड़ेगा। एक बार समरी को रीड करेंगे और उसके बाद हम ना क्या करेंगे? एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समरी में आते हैं। कह रहा है द सराउंडिंग्स वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? वो सराउंडिंग जहाँ पे प्लांट और एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स एक ही कॉमन हैबिटेट को शेयर करते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिटेट्स विच enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. Adaptation क्या होता है? Adaptation होती है क्षमता, एबिलिटी चेंज को एक्सेप्ट करने की। उसी एबिलिटी को हम कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, कह रहा है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हाउएवर दीज मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। कह रहा बहुत तरीके की हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा, जिसको हम क्या कहते हैं? दो कैटेगरीज में बांट देते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में। ठीक है, देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। बहुत ही वाइड ऑर्गेनिजम्स की बहुत टाइप्स हैं जो कि अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट। प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लिख लेते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कैसे बनता है। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर आर सम ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द सराउंडिंग। जैसे कि रॉक हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर, ये सब क्या एग्जांपल है एबायोटिक कंपोनेंट के, जो कि जिंदा नहीं है कंपोनेंट, कहने का मतलब है। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जिंदा लिविंग थिंग्स होती हैं उनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उन्हें खाना चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, एक्सक्रीशन करना होता है, रेस्पिरेशन करना होता है, एक्सक्रीशन करना होता है, स्टिमुली रिस्पॉन्ड करते हैं ये एनवायरनमेंट पे, रिप्रोड्यूस करते हैं, मोमेंट को इधर उधर चलते फिरते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे लिविंग थिंग्स में, ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अब उसके बाद एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम हमेशा की तरह ना यहाँ पे ना एक सेक्शन बना लेंगे एक्सरसाइजेस के नाम से, और यहीं पे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन उठा लेंगे, हैबिटेट क्या होता है। बहुत अच्छे से हमने इसका आंसर लिखा हुआ है, वहीं का आंसर इसमें डालेंगे। हैबिटेट क्या होता है, तो प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। वही जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं उसी को उनका हैबिटेट कहते हैं। तो देख सकते हैं आप नोट्स बनाने का कितना फ़ायदा होता है हम लोगों को, कि हमें ना बार बार ना चैप्टर नहीं रीड करना पड़ता। हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। कैक्टस कैसे इस डेजर्ट में रहते हैं, इसका भी आंसर लिखा हुआ है। कैक्टस कैसे डेजर्ट में रहते हैं, तो जो कैक्टस होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कैमल्स और कैक्टस एक्वेटिक अर्थवॉर्म्स, एक्वेटिक नहीं, द लीव्स इन डेजर्ट आर वेरी कॉमन। क्या क्वेश्चन है, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। डेजर्ट में कैसे रहता है कैक्टस, एक बार देख लेते हैं, उसमें इसी में एक बार देख लेते हैं। नोट्स में सही से मेंशन नहीं किया हुआ इस चीज़ को, कोई बात नहीं, हम इसमें देखेंगे। और ये भी अभी नोट्स ही बन रहे हैं हमारे, एक्सरसाइजेस को मिला के ही नोट्स बनते हैं, तो इट्स ओके, सब बढ़िया है, अभी इंक्लूड हो जाएगा ये भी। कैक्टस कहाँ पे है, ये रहा। कैक्टस कैसे अडेप्ट करते हैं, ये यहाँ पे दीज आर डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट्स, स्नेक्स, ये तो लिखा था हमने। और लीव द पॉटेड भी आगे आते हैं हम लोग। डेजर्ट प्लांट्स लूज देयर वाटर थ्रू रेस्पिरेशन, दीज लीव्स द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर either absent very slow, this helps in reducing loss of water through transpiration. The leaf-like structure you see in cactus is in fact its stem. Photosynthesis in these plants is usually carried out by the stems. The stem is also covered with a thick waxy layer which helps water to retain water. Most desert plants have roots to go deep along the side. तो यहाँ से यहाँ तक है खाली ये। कहाँ पे, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस, इसे हम एडिट करेंगे यहाँ से लेकर के। स्टेम थिक वैक्स लेयर होती है, सब पढ़ा था हमने। इट्स हेल्प्स रिटेन वाटर इन द कैक्टस, ठीक है, यहाँ तक। इसको एडिट करते हैं अभी, आंसर को यहाँ डालेंगे। और कह रहा है द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन अ, यूसी हटा देंगे, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन अ कैक्टस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन अ कैक्टस is its stem, photosynthesis in cactus, is usually carried by the stems से होता है।
The stem is also covered with a thick waxy layer. thick waxy layer से कवर होता है, which helps to retain water in the tissues of the cacti, जिससे वाटर बचता है किसमें, कैक्टस के टिश्यू में। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड आंसर हमारा। थर्ड पे आ जाएंगे, नीचे की साइड आएंगे थर्ड पे। थर्ड है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। हमेशा की तरह इसे कॉपी करेंगे और ले चल के, बहुत जनरल सी अप्रोच कर रहा हूँ मैं आपके सामने, मतलब कुछ भी हमारा ना सेल्फ प्रिपेयर्ड नहीं रहता। जैसे कि आपको ट्यूशन में लाइव पढ़ाया जाता है वैसे ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, ताकि कुछ भी ऐसा प्री प्लान्ड और प्री प्रिपेयर्ड ना रहे। आई होप आप मेरे पढ़ाने के वे को देख के समझ ही जाते होंगे कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। फर्स्ट वाला, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल प्लांट और एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। एक स्पेसिफिक फीचर होता है जिसके कारण एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह पाते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। पढ़ा हुआ चीज़ है ये, तुरंत स्ट्राइक कर देता है दिमाग में। सेकंड बी वाला देख लेते हैं क्या है। बी वाला है, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड। जो हैबिटेट प्लांट और एनिमल्स को जो ज़मीन पर रहते हैं वो क्या होते हैं, ये तो बहुत आसानी से पढ़ा हुआ है हमने। इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, इसकी स्पेलिंग जो है वो आई थिंक सही नहीं है, वो स्पेलिंग देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल जो है ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा TERRES है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। बहुत सिंपल है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्वेटिक, AQUATIC एक्वेटिक, और दूसरा क्या है, हैबिटेट। अगला पढ़ेंगे, सॉइल वाटर एयर आर द डैश फैक्टर्स। सॉइल वाटर एयर क्या होता है, हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, आर एबायोटिक फैक्टर्स। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली कहते हैं उसे, जो हमारे चेंजेस होते हैं जिससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लिख देता हूँ STIMULI, स्टिमुली। ठीक है, सिंपल सा था, फिल इन द ब्लैंक्स तो इतना इजी था जितना और कुछ इजी ना हो, सारा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग। अब इसमें से बताना है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये तो कराने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इतना ईजी है, नॉन लिविंग ही तो बताना है खाली। फोर्थ पे आएंगे, नॉन लिविंग क्या क्या है वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं लिख रहा हूँ आंसर में, नॉन लिविंग क्या है, प्लॉ, फावड़ा जो होता है वो नॉन लिविंग होता है। मशरूम लिविंग है, सिविंग मशीन नॉन लिविंग है। ठीक है, रेडियो नॉन लिविंग है, बोट नॉन लिविंग है, वाटर हियासिंथ और अर्थवॉर्म। वाटर हियासिंथ पता नहीं क्या चीज़ है, एक बार इसको ना देख लेंगे हम लोग। ऐसे हवा में तुक्का किसी भी चीज़ का नहीं लगाते, ना इस चीज़ का लगाएंगे। वाटर हियासिंथ क्या है इसको हम एक बार देखेंगे। वाटर हियासिंथ, अच्छा ये देखिए, एक ना एक क्या है, फ्लावर है, तो ये ना लिविंग होगा। ठीक है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, और हमें केवल नॉन लिविंग लिखना है, तो फोर्थ का आंसर ये है। फिफ्थ का देखेंगे, फिफ्थ जो है अभी सब क्लोज कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ देखेंगे, फिफ्थ कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग।
नॉन लिविंग थिंग का एग्जांपल दो जो कि कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है लिविंग थिंग के बारे में, लिविंग थिंग के जैसा। तो जैसे क्लाउड है वो मूव करता है, तो क्लाउड हो गया एक एग्जांपल नॉन लिविंग थिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है इसका लिविंग थिंग का, तो क्लाउड हो गया। और दूसरा और कोई ऐसी चीज़ है जो कि टाइम के साथ ग्रो करती है या मूव करती है? एयर मूव करती है, तो एयर भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है, एयर भी हो सकता है। और साइज़ में बड़ी हो जाती है, और एक जो कार होती है वो भी मूव करती है, तो ये भी एक लिविंग थिंग का ही एग्जांपल, लिविंग थिंग का ही नेचर है मूव करना। विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग? इसमें से कौन कौन सी चीज़ जो है वो लिविंग थिंग का एक बार पहले पार्ट रह चुकी हैं, मतलब जो निकली हैं लिविंग थिंग्स, ये कहने का मतलब है 6th क्वेश्चन का। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल हैं कि पता नहीं क्यों ये एक्सरसाइजेस में ऐड किए गए हैं। तो बटर जो है, बटर कहाँ से निकलता है? बटर निकलता है हमारा मिल्क से। मिल्क कहाँ से आता है? किसी एनिमल से। तो बटर लिविंग थिंग का ही पार्ट है, ठीक है। लेदर भी हमारा निकलता है लिविंग थिंग से ही, तो ये भी पार्ट उसी का है। सॉइल नहीं है, वूल निकलता है हमारे पास भेड़ से, तो ये भी है। इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है। कुकिंग ऑयल जो निकलता है वो भी लिविंग थिंग से ही निकलता है, ये हो गया। सॉल्ट नहीं है। एप्पल लिविंग थिंग से निकलता है। रबर पेड़ से निकलता है, तो रबर भी लिविंग थिंग का ही पार्ट हो गया ना। तो ये जो हो गए लिविंग थिंग्स की पार्ट हैं। 7वां देखते हैं, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के, उनको लिस्ट करना है। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग के। अब ये चीज़ ना चैप्टर में ना जाने से अच्छा नोट्स में से ना एक एक करके निकालने से अच्छा हम क्या करेंगे ना, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, इसको उठाएंगे और ना एक बार ना चैट जीपीटी पे डाल देंगे, ठीक है। चैट जीपीटी हमें ना इसका एक बहुत ही क्लीन सा सोल्यूशन दे देगा। चैट जीपीटी खोल ले रहा हूँ मैं, और हम क्या करेंगे 1-2 पॉइंट या 3 पॉइंट इसके लिखेंगे खाली आंसर में। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल, अच्छा देखो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। हाँ तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, जो रिप्रोडक्शन है और एक्सक्रीशन है, ठीक है। मूवमेंट है, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के, इसकी अब फिर से ज़रूरत नहीं है। और हम जाएंगे एक बार 8वें क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन वाई स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड्स फॉर एनिमल्स दैट लिव देयर। हिंट, देयर आर फ्यू ट्रीज। कह रहा है वाई स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन ग्रासलैंड्स फॉर देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स इन टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स। कह रहा है कि स्पीड क्यों ज़रूरी है ग्रासलैंड में। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। देखो अगर स्पीड नहीं होगी ना तो दूसरा वाला ना एनिमल खा जाएगा आपको, या अगर खाने वाले एनिमल की तरफ से देखो ना पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास स्पीड ही नहीं होगी ना तो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो स्पीड तो वहाँ पे चाहिए आपको, प्रे को पकड़ने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए और शिकारी से बचने के लिए, दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कॉमन सेंस लिखने जा रहा हूँ, स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनिमल्स इन ग्रासलैंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, टू
to feed themselves. For example, इस पे लिखेंगे for example lion. एक और चीज़ लिखेंगे also speed is necessary for animals in grassland to protect themselves from hunters. एग्जाम्पल डियर. ठीक है, ये इसका आंसर है. तो इस हिसाब से ना हमने ना सारी एक्सरसाइज भी ख़त्म कर ली है. तो अब हमारा ये जो चैप्टर है ना, हमारा ये जो चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, चैप्टर नंबर 6 ये कंप्लीट हो गया है. ठीक है, विद एक्सरसाइजेज, नोट्स, एवरीथिंग, सब कुछ कंप्लीट है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.